सो हाई एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड आई एम अ थर्ड ईयर एमबीबी स्टूडेंट। एंड यार आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज है सेकंड वीडियो ऑफ बायो एक्स सीरीज। हमने पहली वाली वीडियो में कवर किया था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। आज हम कवर करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन। एंड बस जैसे मैंने पहले बोला था वैसे ही अभी बोलूँगा। ये सारे क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले एनसीईआरटी के, एंड इनके हाई चांस होते हैं इन द नेक्स्ट नीट एग्जाम में आने के। तो अपनी ही नोटबुक साथ में लेके बैठो जिसमें तुम सारे आंसर्स लिख रहे हो। वीडियो को पॉज करो जब मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ एंड क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करो। एंड जितने भी तुम्हारे नंबर आए, ये 20 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं, जितने भी तुम्हारे नंबर आए वो सारे कमेंट बॉक्स में लिख देना। कोई भी गलत नंबर मत लिखना, सब अपने कमेंट बॉक्स में नंबर लिखना ताकि मुझे पता लगे तुम्हें कितनी चीज़ें समझ में आई, कितनी तुम्हें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसके साथ ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आते हमारे पहले क्वेश्चन पर, जो है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंपैटिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द एंटीजेंस ऑन आरबीसीज एंड एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। सही बात है। फॉर अ पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप, वाई इज ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम अ पर्सन विद ए बी और ओ ब्लड ग्रुप पॉसिबल। मतलब ए बी ब्लड ग्रुप में ट्रांसफ्यूजन क्यों पॉसिबल है सारे ब्लड ग्रुप से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द रेसिपिएंट्स आरबीसीज हैव नो एंटीजेंस टू रिएक्ट विद डोनर्स एंटीबॉडीज। तो नो एंटीजेंस लिखा है तो स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट, द रेसिपिएंट्स प्लाज्मा लैक एंटी एन एंटी बी एंटीबॉडी। सही बात है यार, एंटी ए एंटी बी जो एंटीबॉडीज़ है वो नहीं होती, तभी जाके वो एग्लूटिनेट नहीं होती हैं चीज़ें। सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो गया, लेकिन पढ़ लेते थर्ड और फोर्थ को। द रेसिपिएंट्स आरबीसीज हैव बोथ ए एंड बी एंटीजन विच न्यूट्रलाइज एनी एंटीबॉडीज फ्रॉम द डोनर। नहीं यार, ऐसा कोई बात नहीं होती, न्यूट्रलाइज तो नहीं करता है कोई चीज़। द रेसिपिएंट्स प्लाज्मा कंटेन यूनिवर्सल एंटीबॉडीज दैट कैन एक्सेप्ट ऑल एंटीजन टाइप्स। नहीं यार, ये भी गलत है, एंटीबॉडीज नहीं होती है ए बी में, तभी वो एक्सेप्ट करता है। तो इसका आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया। अब बात है हमारे सेकंड क्वेश्चन पर, वो है कि असर्शन और रीजन दे रखे हैं, हमें बताना कि कौन सा ठीक है कौन सा सही है ना, एक्सप्लेनेशन वाली बात है। तो हमारा असर्शन है एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स आर बोथ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ एरिथ्रोसाइट। सही बात है। हम ऊपर देखते हैं एंटीजन है या नहीं है आरएच में, और एबीओ में देखते हैं कि एंटीजन है कौन सा। ठीक है, तो हमारा असर्शन ठीक है। अब रीजन क्या दे रखा है कि एबीओ ग्रुपिंग इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए बी और ओ एंटीजन। यार ओ एंटीजन तो होता नहीं। वाइल आरएच ग्रुपिंग इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ आरएच एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज़ की बात थोड़ी होती है वहाँ पर तो एंटीजन की बात होती है कि है या नहीं वहाँ पर इन द प्लाज्मा। तो इसलिए हमारा क्या होगा कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो है ठीक, मतलब असर्शन हमारा ठीक है, लेकिन हमारा रीजन है फॉल्स। तो इसका आंसर होगा हमारा थर्ड स्टेटमेंट। एंड गाइस, अगर तुम्हें गोल्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक चाहिए बायो का, जिसमें एकदम प्रीमियम क्वेश्चंस होंगे एंड नीट के लेवल के क्वेश्चंस होंगे, तो तुम्हें मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा बायो एक्स बैच। ये बैच हमारे सौरभ नीट ऐप पर अवेलेबल है एंड इसमें हाई क्वालिटी क्वेश्चन है, जिसमें कॉन्सेप्ट की डीप कवरेज होगी एंड इसके साथ साथ पीवाईक्यूज है, जिससे तुम्हारा बेस सॉलिड बनेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात की, ये सारे क्वेश्चन टॉप फैकल्टी ने क्यूरेट किए, यानी तुम्हें एक्यूरेसी और क्वालिटी दोनों मिलने वाली है। एंड इस बैच का प्राइस सुनकर तुम और हैरान हो जाओगे, क्योंकि इसका प्राइस सिर्फ 299 है फॉर द होल ईयर। एंड इस क्वेश्चन बैंक में सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ ही तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाले, जिससे तुम अपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे एंड उन्हें स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। तो अगर तुम एक सीरियस नीट एस्पिरेंट हो और बायो में 360 आउट ऑफ 360 लाना चाहते हो, तो अभी जाकर सौरभ नीट ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। एंड अगर तुम एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करो एंड ये ORG कोड यूज कर लेना एंड तुम वहां से एक्सेस कर पाओगे चीजों को। तो अभी जाकर बैच परचेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग टू फिजियोलॉजिकल क्लेम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फिजियोलॉजिकल क्लेम्स तो यहाँ पर दो दे रखे और बताना कि ऑप्शन कौन सा सही है। फर्स्ट क्लेम ये कि अ की मॉर्फोलॉजिकल distinction between the major blood corpuscles is that leukocytes lack a nucleus while mature RBCs are nucleated। ये कुछ स्टेटमेंट तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कुछ उल्टा है? आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं था लेकिन डब्ल्यूबीसीज में न्यूक्लियस था, तो इसलिए इसका आंसर तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है, क्लेम हमारा फर्स्ट गलत है। द हार्ट इज एंक्लोज्ड बाय पेरिकार्डियम, अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेनस सैक कंपोज्ड ऑफ 3 डिस्टिंक्ट वॉल्स। उसकी कितनी डिस्टिंक्ट वॉल्स होती है? 2 होती है ना, लाइक 2 वॉल्स होती हैं पेरिकार्डियम की। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा गलत है, सेकंड भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ आर फैक्चुअली इनकरेक्ट। इसका आंसर अब हमारा फोर्थ हो जाएगा। अब आते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन पर, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज द प्राइमरी ट्रिगर दैट इनिशिएट्स प्लेटलेट एडिशन एंड एक्टिवेशन एट द साइट ऑफ ब्लड वेसल इंजरी। मतलब कौन सा हमारा प्राइमरी ट्रिगर है, कौन सा पहला ट्रिगर है जो प्लेटलेट एडिशन करवाता है और एक्टिवेशन एट द साइट ऑफ ब्लड वेसल इंजरी, जहाँ पर उसकी इंजरी हुई है वहाँ पर एडिशन और एक्टिवेशन करवाता है। तो पहला कौन सा ऐसा फैक्टर है, ट्रिगर है? ऑप्शन पढ़ते हैं। द कन्वर्जन ऑफ सर्कुलेटिंग प्रोथ्रोम्बिन इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन। ठीक है। सेकंड ऑप्शन, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम स्टोरेज विद इन द प्लेटलेट्स। ये भी चलो ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन है, द कॉन्टैक्ट ऑफ प्लेटलेट्स विद एक्सपोज सब एंडोथीलियल कोलेजन फाइबर्स। अब देखो यार, ऑप्शन तो तुम्हें ये सारे ठीक लग रहे होंगे, लेकिन द क्वेश्चन इज
प्राइमरी ट्रिगर, हमें पहला ट्रिगर बताना है कौन सा है, ये नहीं देखना कि कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है, हमें बताना है पहला ट्रिगर कौन सा है। हमेशा पहला ट्रिगर जब भी इंजरी होती है ना, वो होता है कि जो प्लेटलेट्स है वो कॉन्टैक्ट में आ गए सब एंडोथीलियल कोलेजन फाइबर्स के। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि जब कॉन्टैक्ट में आएंगी ना हमारी प्लेटलेट्स कोलेजन फाइबर से, तब आगे कैस्केड रिएक्शन शुरू होगा, इसलिए इसका आंसर होगा फोर्थ। अब आते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पर, अब हमें फिफ्थ क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है गलत है। स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। अ लो काउंट ऑफ lymphocytes, a condition known as lymphopenia, comprises of body's adaptive immunity, making an individual more vulnerable to infections. अब इसका मतलब ये है कि जब lymphocytes कम होते हैं उस कंडीशन को लिम्फोपीनिया बोलते हैं। अब याद करो, जब WBCs एज इन जनरल जब कम होते थे उसको क्या बोलते थे, ल्यूकोपीनिया। जब ज़्यादा होते थे ल्यूकोसाइटोसिस बोलते थे। अब ये बात समझो कि जब लिम्फोसाइट्स कम है तो उसे लिम्फोपीनिया बोलेंगे, क्योंकि ये जनरल टर्म है, हम यूज़ कर सकते हैं। जब लिम्फोसाइट्स कम है उसे लिम्फोपीनिया बोलेंगे। एंड व्हाट डज लिम्फोसाइट्स टेल यू, कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कैसी है, जितना कम लिम्फोसाइट्स होंगे उतनी बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी और उतने ही हम ज़्यादा वल्नरेबल होंगे इन्फेक्शंस को। मतलब अगर सोल्जर्स ही नहीं है हमारे पास, हम फाइट कैसे करेंगे। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 हमारा सही हो गया कि लिम्फोसाइट्स कम है तो वल्नरेबल ज़्यादा होगी हमारी बॉडी इन्फेक्शंस को लेकर। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स सच एज बी सेल्स एंड टी सेल्स इज टू एक्ट एज फैगोसाइट्स दैट इनकल्फ पैथोजेंस एज अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। अब स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि यार बी और टी लिम्फोसाइट्स जो है वो एनगल्फ करते हैं, मतलब फैगोसाइटोसिस करते हैं। लेकिन फैगोसाइटोसिस कौन करता था, मैक्रोफेजेस, और कौन करता था, न्यूट्रोफिल्स करते थे। ये दोनों तो करते नहीं थे, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, ये एंटीजन प्रेजेंट करेंगे सेल्स को ताकि वो फिर बाद में उसे इम्यून रिएक्शन करके इनगल्फ कर सके। लेकिन ये इनका काम इनगल्फ करना नहीं है, इनका काम फैगोसाइटोस करना नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसलिए इसका आंसर ये होगा कि जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है, ये मैंने पहले मार्क करा है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसका आंसर थर्ड ऑप्शन हो गया। ये सिक्स्थ क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल सा ही है, इसको इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आई फील कि इसका आंसर तुम खुद ही कर दोगे। इसका आंसर सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर तुम कमेंट बॉक्स में लिखना एंड मुझे बताना तुमने क्या आंसर किया एंड आई विल टेल यू ठीक है या नहीं है। अब बात है सेवन्थ क्वेश्चन पर, वो है कि हमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 पढ़ने हैं। अब स्टेटमेंट 1 है, एन इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप O कैन डोनेट RBCs टू एन इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप A बिकॉज द डोनर RBCs लैक A एंटीजन प्रिवेंटिंग एग्लूटिनेशन बाय द रेसिपिएंट्स एंटी-A एंटीबॉडीज़। मतलब जो ग्रुप O वाले हैं लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं, वो सबको अपनी जो ब्लड है वो दे सकते हैं, RBCs है वो दे सकते हैं। वो क्यों दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या नहीं होता, एंटीजेंस नहीं होते उनके ऊपर। अगर एंटीजेंस नहीं है तो जो एंटीबॉडीज़ हैं उन रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगी एंड इसी वजह से वो क्या करेंगे, वो आराम से मिक्सअप हो जाएंगे ब्लड में, कोई एग्लूटिनेशन नहीं होगी। तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट 1 है वो तो बिल्कुल ठीक ही है। जो स्टेटमेंट 2 को पढ़ते हैं, एन इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप O कैन नॉट रिसीव RBCs फ्रॉम एन इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप B बिकॉज द रेसिपिएंट्स प्लाज्मा कंटेन्स एंटी-B एंटीबॉडीज विच विल एग्लूटिनेट द डोनर्स B एंटीजन कंटेनिंग RBC। सही बात है, क्योंकि देखो उसमें एंटीजेंस नहीं है लेकिन एंटीबॉडीज़ तो है ही। तो इसलिए क्या होगा कि जो एंटीजन आ रहा है B वाला, दैट इज़ वाई वी से कि AB जो ब्लड ग्रुप है वो तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, लेकिन जो हमारा ब्लड ग्रुप O है बस वो यूनिवर्सल डोनर है एंड वो सिर्फ O ब्लड ग्रुप से ही ले सकता है, समझ रहे हो, ओनली फ्रॉम द सेम ब्लड ग्रुप। लेकिन अब जब वो B वाले ब्लड ग्रुप हमने डाला O में, तो क्या होगा कि वहाँ पर एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि O ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज़ हैं लेकिन एंटीजन लिए, लेकिन B ब्लड ग्रुप में एंटीजन है तो वो एग्लूटिनेट कर जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा कि दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। इसका आंसर हमारा फर्स्ट हो जाए। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पर, जो काफ़ी सही क्वेश्चन है। वो है कि असर्शन और रीज़न दे रखा है, अब हमें बताना है ये ठीक है या नहीं है। असर्शन में है कि एरियोलर connective tissue is composed of fixed cells such as fibroblast as well as transient wandering cells such as eosinophils। अब देखो यार, अगर तुमने NCERT पढ़ी है तुम सोचोगे यार ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो चीज़ें NCERT में लिखी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं NCERT में एक ब्रीफ सा, एक थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दे रखा है कि एरियोलर टिश्यू में क्या होता है, वहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट होते हैं एंड यार ऑब्वियसली यूसनोफिल्स वगैरह भी होंगे। लेकिन अब बस वॉन्डरिंग और फिक्स्ड वाली चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी। अब देखो फाइब्रोब्लास्ट क्यों मूव करेंगे, फाइब्रोब्लास्ट का मूव करने का कोई काम थोड़ी है, उनको कहीं इधर उधर जाना थोड़ी है, तो इसलिए वो फिक्स्ड है। ये बात तुम समझ पा रहे हो, फिक्स्ड होंगे क्योंकि उन्हें इधर उधर जाना ही नहीं है। अब जो यूसनोफिल्स है वो वॉन्डरिंग सेल्स हैं, ये हमने मान के चला, असर्शन हमने समझ लिया कि हो सकता है हो रहा हो। अब रीज़न एक बार पढ़ते हैं ताकि हमारा डाउट क्लियर हो जाए कि क्या ये ठीक है या नहीं है। अब जो रीज़न है वो है कि यूसनोफिल्स आर टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट दैट नॉर्मली सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम बट कैन माइग्रेट इनटू कनेक्टिव टिश्यू ड्यूरिंग इन्फ्लेमेटरी और एलर्जिक रिस्पॉन्सेज। सही बात है,
जो यूसनोफिल्स है वो एक जगह फिक्स थोड़ी रहते हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन हो बॉडी में, कि जब भी कोई एलर्जन आए बॉडी में, तो वो रिएक्ट कर सके, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके एंड वो अपना काम कर सके। तो हमारा इसलिए असर्शन हो गया ठीक एंड रीज़न भी हो गया ठीक, एंड जो रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को। इसलिए हमारा क्या होगा आंसर, फर्स्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पर। वो है कि रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज देम ट्रू एज फॉल्स। लाइक ट्रू या फॉल्स बताने इन समय से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है अ लो काउंट ऑफ लिम्फोसाइट्स, अ कंडीशन नोन एज लिम्फोपीनिया, comprises of body's adaptive immunity, making an individual more vulnerable to infections। अब देखो स्टेटमेंट 1 का मतलब है कि लिम्फोसाइट्स जब कम होते हैं उसको लिम्फोपीनिया बोलते हैं। देखो जब हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स कम होते हैं तो एरिथ्रोसाइटोपीनिया बोलते हैं। जब ओवरऑल WBC कम होते हैं तो ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। तो इसके साथ ही इसका जो स्टेटमेंट 1 है उसमें जब लिम्फोसाइट्स कम है तो उसे लिम्फोपीनिया बोल रहे हैं, तो सही चीज़ है। इसके बाद लिखे कंप्राइजेज ऑफ बॉडीज अडेप्टिव इम्यूनिटी, मतलब ये बताती है कि बॉडी की इम्यूनिटी कितनी है, लाइक कैसी है बॉडी की इम्यूनिटी। अगर जितनी कम होगी यार उतनी ज़्यादा इंसान वल्नरेबल होगा इन्फेक्शंस को लेकर। मतलब मान के चलो WBC यार ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान वल्नरेबल नहीं है, या फिर वो है कि इट इज़ अ गुड थिंग। ज़्यादा होना डिपिक्ट्स अ साइन ऑफ कैंसर, लेकिन अगर तुम्हारी WBC कम है तो कहीं ना कहीं दैट टेल्स यू कि यू आर मोर वल्नरेबल टू इन्फेक्शंस, क्योंकि अगर तुम्हारे पास यार सोल्जर्स ही नहीं होंगे फाइट करने को, हाउ विल यू फाइट, तुम इन्फेक्शंस होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। इसलिए हमारा स्टेटमेंट 1 तो ठीक है, हमारा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो हमारा एलिमिनेशन से हमारा फोर्थ ऑप्शन गया एंड हमारा सेकंड ऑप्शन गया। अब बचे हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ lymphocytes such as B and T cells is to act as phagocytes that engulf pathogens as a part of innate immune response। अब याद करो कौन engulf करता था, कौन phagocytosis करता था। मैक्रोफेजेस करते थे और न्यूट्रोफिल्स करते थे। बी सेल्स एंड टी सेल्स का मेन काम यार एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। ये मार्क करते हैं जो पैथोजन है या फिर जो फॉरेन बॉडी है ना, उसे मार्क करते हैं। ये उनका काम इनगल्फ करना नहीं होता, इनका काम फैगोसाइटोस करना नहीं होता। तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट 2 वो भी गलत हो गया। इसका आंसर होगा फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे 9th क्वेश्चन पर। वो है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बताने। एंड यार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत दिक्कत करते हैं, अगर तुमने इन्हें मास्टर कर लिया तो बाद में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। स्टेटमेंट 1 है द लिम्फेटिक सिस्टम्स फंक्शन इंक्लूड्स ड्रेनिंग एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यूज। सही बात है, लिम्फेटिक जो सिस्टम है वो एक्सेस चीज़ों को ड्रेन करता है, एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ड्रेन करता है। एंड ट्रांसपोर्टिंग अब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, लैक्टील की फॉर्म में, लाइक लैक्टील्स जो होते हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं फैट को एंड फिर वहाँ से चीज़ें लाइक ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, एंड प्रोवाइडिंग अ साइट फॉर इम्यून सर्वेलेंस बाय लिम्फोसाइट्स, वो इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट 1 हो गया ठीक। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पर। तो कॉम्पोजिशन ऑफ लिम्फ इज नियरली आइडेंटिकल टू दैट ऑफ होल ब्लड इंक्लूडिंग द प्रेजेंस ऑफ RBCs फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब यार कॉम्पोजिशन ऑफ लिम्फ सिमिलर नहीं होता ब्लड के, क्योंकि वहाँ पर फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो मेजर फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं ब्लड के, वो आधी चीज़ें होती ही नहीं वहाँ पर, मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते ही नहीं वहाँ पर, तो इसलिए कॉम्पोजिशन सेम कहीं नहीं होता। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इसलिए हमारा इसका आंसर होगा फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, लेकिन सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन। अब आते हैं हमारे 10th क्वेश्चन पर। वो है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट्स द स्टेटमेंट। अब हमें लाइक स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन लाइक अकॉर्डिंग टू मी, कि थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछे जाते। द SA node functions as the heart's primary pacemaker because it possesses the pop। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है हमारा 10th क्वेश्चन। हमें लाइक एक पूरा काइंड ऑफ पैराग्राफ दे रखा है, हमें मिसिंग वर्ड्स बताने क्या क्या वहाँ पर लगेंगे, स्टेटमेंट्स का लाइक फिल करने स्टेटमेंट्स को। द SA node functions as the heart's primary pacemaker because it possesses the property of फर्स्ट ऑप्शन लाइक डैश है वहाँ पर, एंड इनिशिएट्स डीपोलराइजेशन एट अ रेट ऑफ डैश देन एनी अदर पार्ट ऑफ कंडक्शन सिस्टम। अब इसमें हमें आंसर बताना है कि 1 और 2 क्या है। अब देखो, इट पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ ऑटो एक्साइटेबिलिटी, मतलब SA नोड खुद एक्साइट हो जाता है, खुद इम्पल्स बना लेता है, खुद स्टिमुलाई क्रिएट कर लेता है। तो इसका आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटो एक्साइटेबिलिटी होगा। फर्स्ट का ऑप्शन ऑटो एक्साइटेबिलिटी होगा, मतलब हमारा सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन रहा। एंड इनिशिएट्स डीपोलराइजेशन एट द रेट
दैट इज़ हायर, दैट इज़ फास्टर देन एनी अदर पार्ट ऑफ कंडक्शन सिस्टम। वो फास्टर है इसलिए तो उसे मेन आदमी बनाया गया, तभी उसे तो मेन पार्ट बनाया गया है। अगर वो फास्टर नहीं होता, स्लो होता, तो हमारा हार्ट कंडक्शन स्लो करता, हमारा हार्ट पंप स्लो करता, बीट स्लो करता। तो इसलिए इसका आंसर होगा सेकंड, दैट इज़ ऑटो एक्साइटेबिलिटी एंड फास्टर। अब आते हैं 11th क्वेश्चन पर, जो यार एक असर्शन और रीजन क्वेश्चन है। एंड आई वांट कि यार ये थोड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, इसको अगर मैं कराऊंगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारी एनसीईआरटी ही है। तो जस्ट रीड दिस क्वेश्चन एंड आंसर दिस क्वेश्चन, एंड मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में तुम लिख कर बताना कि भैया क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर क्या है, वो लिख कर बताना मुझे। अब आते हैं 12th क्वेश्चन पर, वो है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक्स। 1, 2 और 3 जैसे पहले वाला क्वेश्चन था वैसे ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो ये स्टार्ट होता है, इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स फिशेस पोजेस फर्स्ट, लाइक एक डैश है, एक खाली स्टेटमेंट है कि बताओ कि वर्टिब्रेट्स ऑफ फिश कैसे हार्ट पोजेस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, चेम्बर्ड हार्ट विच एक्सक्लूसिवली पम्प्स, लाइक सेकेंड जो ब्लैंक है वो टू द गिल्स। अब देखो अभी से ही स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। डू नॉट रीड द होल थिंग एंड देन स्टार्ट। एक बार समझो कि क्या लिखा है एंड फिर चीज़ों को स्टार्ट कर दो। यहाँ पर देखो फर्स्ट जो स्टेटमेंट जो खाली है, फर्स्ट जो ब्लैंक खाली है, उसमें क्या आएगा, फिशेज और वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, वहाँ पर 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, वहाँ पर 3 या 4 चेम्बर हार्ट नहीं होता, वहाँ पर 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेट द थर्ड ऑप्शन यहाँ से हट गया। तो इसलिए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास बचे। एंड वो एक्सक्लूसिवली क्या पंप करते हैं, दे एक्सक्लूसिवली पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर जब गिल्स में जाता है यार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो ऑक्सीजनेट हो जाता है एंड फिर पूरी बॉडी में जाता है। तो इसलिए जो सेकंड है उसमें आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो भी हट गया। अब हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन बचे। अब आगे पढ़ते हैं पूरे स्टेटमेंट को। अ 3 चेम्बर्ड हार्ट विथ 2 एट्रिया एंड अ सिंगल वेंट्रिकल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्फीबियंस एंड मोस्ट रेप्टाइल्स, ठीक है। हाउएवर अ कंप्लीट, फिर एक ब्लैंक आ गया, चेम्बर्ड हार्ट विथ 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स आ गए तो 4 ही हो गया। तो इसलिए इसका आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। अब ज़्यादा आगे स्टेटमेंट पढ़ना नहीं है, सिर्फ देखो और अपना लॉजिक लगाओ एंड आंसर कर दो। अब आते हैं हमारे 13th क्वेश्चन पर, जो है कि असर्शन और रीजन क्वेश्चन है। यार असर्शन रीजन क्वेश्चन को मास्टर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। द ट्यूनिका मीडिया, द मिडिल लेयर ऑफ एन आर्टरीज वॉल इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेसो मोशन, दैट इज वेसो कंस्ट्रिक्शन और वेसो डायलेशन विच रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर एंड फ्लो। अब देखो यार ये वेसो मोशन वाला जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है नीट के एग्जाम में वर्ड आ जाए एंड तुम फिर सोचो कि वेसो मोशन होता क्या है, कौन सा मोशन बता रहा है एग्जामिनर। तो इसलिए वेसो मोशन होता है वेसो कंस्ट्रिक्शन और वेसो डायलेशन। अब फर्स्ट जो असर्शन है उसको पढ़ते हैं। तो पढ़ा हमने, एंड जो ट्यूनिका मीडिया है वो मिडिल लेयर होती है, ट्यूनिका एक्सटर्नल, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा, ये 3 लेयर्स होती हैं। अब ट्यूनिका मीडिया जो करवाती है वेसो कंस्ट्रिक्शन और वेसो डायलेशन करवाती है। अब इसका रीजन पढ़ते हैं। रीजन इज दिस लेयर इज कंप्राइज्ड ऑफ थिक अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू विच रिस्पॉन्स टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिग्नल्स। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्यूनिका मीडिया है वो हमारे खुद के कहने पर थोड़ी करेगी। जैसे तुम्हारा हाथ मूव कर रहा है तो लाइक जो मसल्स इन्वॉल्व हो रही है वो तो स्केलेटल मसल्स है, लेकिन जो ट्यूनिका मीडिया है वहाँ पर कौन सी मसल्स होगी, वहाँ पर होंगी स्मूथ मसल्स, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, इनवॉलेंट्री है, वो खुद करती है वेसो कंस्ट्रिक्शन वेसो डायलेशन। तुम सोचते हो तो तब तो नहीं हो जाता वेसो डायलेशन या वेसो कंस्ट्रिक्शन। तो इसलिए यहाँ पर स्केलेटल मसल्स की जगह यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा स्मूथ मसल्स। तो यहाँ पर स्मूथ मसल्स होना चाहिए तभी ये आंसर ठीक होता, रीज़न ठीक होता। तो इसलिए इसका आंसर होगा कि ए इज़ ट्रू लेकिन आर इज़ फॉल्स। तो इसका आंसर होगा हमारा थर्ड ऑप्शन। अब आते हैं हमारे 14th क्वेश्चन पर, जो है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 पढ़कर बताने। स्टेटमेंट 1 हमारा क्या कह रहा है, वो है कि इन अ हेल्दी हार्ट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग वन कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर दैन द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ राइट वेंट्रिकल। यार ये कैसा स्टेटमेंट है, इट इज़ अ वेरी दिखने से ही गलत स्टेटमेंट लग रहा है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल जितनी स्ट्रोक वॉल्यूम होती है वो इक्वल होती है। अगर उनकी स्ट्रोक वॉल्यूम में कोई डिफिकल्टी है या फिर चेंज इन स्ट्रोक वॉल्यूम्स है तो दैट इज़ अ साइन ऑफ अ प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम है तभी स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज हो रही है, उन दोनों की अलग अलग हो रही है। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 तो पूरा फॉल्स हो गया, क्योंकि उनकी स्ट्रोक वॉल्यूम सेम होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की ज़्यादा नहीं होती है, राइट वेंट्रिकल की ज़्यादा नहीं होती है। स्टेटमेंट 2 है हमारा, द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल रिसीव्स एंड पंप्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी व्हाइल द राइट साइड रिसीव्स एंड पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। तो यार ये तो स्टेटमेंट पूरा ही फॉल्स हो गया। जो लेफ्ट साइड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करती है, जो राइट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसलिए इसका आंसर होगा, दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए। तो इसका आंसर है सेकेंड ऑप्शन, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। अब आते हैं 18th क्वेश्चन पर, जो आई डोंट थिंक तुम्हें ज़्यादा दिक्कत आएगी इसमें, लेकिन फिर भी कर लेते हैं इसे। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन है। द डैश इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम अ वेंट्रिकल ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, इट इज़ मेजर्ड इन ml पर बीट। तो कितना होता है उसे क्या बोलते हैं, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द डैश इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय दैट वेंट्रिकल ओवर अ मिनट एंड इट इज़ मेजर्ड इन
ml पर मिनट, तो इसका क्या होता है, कार्डिक आउटपुट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि पहला स्ट्रोक वॉल्यूम है और दूसरा कार्डिक आउटपुट है, तो इसका आंसर होगा हमारा सेकंड ऑप्शन। अब बात है हमारे 15th क्वेश्चन पर, जो डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है इस चीज़ से, लेकिन हमारा जो कार्डिक आउटपुट है वो डिपेंड करता है कैटेकोलामीन्स पर भी, क्योंकि एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन अफेक्ट करते हैं हमारे कार्डिक आउटपुट पर, क्योंकि अगर वो ज़्यादा होंगे या फिर जो हमारे कैटेकोलामीन ज़्यादा होंगे तो हमारा जो हार्ट है वो ज़्यादा जल्दी बीट करेगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लाइक सिंपैथेटिक सप्लाई हो जाएगी, एंड मोर द हार्ट विल बीट द मोर द कार्डिक आउटपुट विल बी। तो इसलिए ये मैं चाहता हूँ तुम खुद का दिमाग लगाओ एंड इसको तुम सॉल्व करो। मैं करवाने को तो करवा दूँ, लेकिन आई वॉन्ट कि तुम अपना दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, ऑल्सो रीड ऑल दीज स्टेटमेंट्स करेक्टली। मेडुला कॉर्टेक्स क्या चीज़ क्या रिलीज़ करती है, ये सब याद करके फिर आंसर करना है इसे, एंड कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता। अब आते हैं हमारी 16th क्वेश्चन पर, वो है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक्स 1 2 3 4 to describe the cardiac cycle beginning from passive filling of the ventricles. During the dash phase, all 4 chambers are relaxed and the blood flows from the atria into the ventricles. किस फेज में यार, जब सारी चीज़ें रिलैक्सड है उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं। जब सब कुछ रिलैक्सड है तो उसे बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। तो इसलिए क्या होगा, हमारा फर्स्ट और थर्ड स्टार्ट हो गया, हम देख पा रहे फर्स्ट और थर्ड वाले ऑप्शन में ही फर्स्ट हमारा जॉइंट डायस्टोल है, तो इसलिए एलिमिनेट दीज सेकेंड एंड फोर्थ। तो अब आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। दिस इज फॉलोड बाय डैश वेयर द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट टू पुश द रिमेनिंग ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल। तो जहाँ पर एट्रियल सिस्टोल है वो उसका आंसर होगा। मतलब अब हमें पता तो लग गया फर्स्ट ऑप्शन आंसर है, लेकिन हम आगे भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। द इवेंट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय डैश वेयर द वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट। अब वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट करते हैं उसे बोलते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल। अब आगे बढ़ते हैं, रेजिंग प्रेशर, क्लोजिंग द एवी वॉल्स एंड इंजेक्टिंग ब्लड इनटू द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी एज ventricular pressure falls at the end of this phase, the dash occurs and preventing backflow of blood from the arteries. देखो अब बैकफ्लो ऑफ ब्लड क्या प्रिवेंट करता है, वॉल्स प्रिवेंट करते हैं। और कौन से वॉल्स यहाँ पर आएंगे, सेमिल्यूनर वॉल्स आएंगे यहाँ पर। जो पल्मोनिक वॉल होता है, एओर्टिक वॉल होता है, वो वापस नहीं आने देते चीज़ों को, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सारी चीज़ें हमने पढ़ ली एंड मैच कर ली। अब आते हैं हमारे 17th क्वेश्चन पर, जो है कि जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट इन द कार्डियक साइकिल और इट्स रिलेटेड फिजियोलॉजी। अब बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है और रिलेटेड टू द कार्डियक साइकिल या फिर उसकी फिजियोलॉजी से रिलेटेड। अब आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पर, जो है कि द कार्डियक आउटपुट इज कैलकुलेटेड एज स्ट्रोक वॉल्यूम दैट इज द वॉल्यूम पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल्स पर बीट मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट। सही ऑप्शन है, अभी तक तो सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है कि इन अ हेल्दी कार्डियक साइकिल द वेंट्रिकल्स मस्ट बिगिन कॉन्ट्रैक्शन बिफोर द एट्रिया। देखो ये बिफोर द एट्रिया नहीं होते, आफ्टर द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। द फर्स्ट आउट साउंड लब सिग्निफाइज द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड इज कॉज्ड बाय ओपनिंग ऑफ एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्स। देखो जो लब होती है वो जब एवी वॉल्स क्लोज होते हैं, मिट्रल वाइटल वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं, तब हमें लब सुनाई देता है, देन बाद में हमें डब सुनाई देता है। लब डब ऐसे होता है। तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट 2 और 3 तो गलत हो गए। अब आते हैं स्टेटमेंट 4 पर। द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स मस्ट जनरेट आइडेंटिकल systolic pressure to ensure that pulmonary and systemic circuits receive equal volume of blood। देखो यार उनका देखो वॉल्यूम ऑफ ब्लड तो इक्वल रिसीव करते हैं, लेकिन जो उनका प्रेशर ग्रेडियंट है या फिर जो प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर है, वो डिफरेंट होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है एंड राइट वेंट्रिकल को कम। लेकिन द थिंग इज़ कि वो दोनों सेम ही ब्लड पंप करते हैं, तो इसलिए आइडेंटिकल प्रेशर तो नहीं होंगे, लेकिन आइडेंटिकल स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर आइडेंटिकल जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड निकालते हैं वो ईच वेंट्रिकल्स वो सेम होगी। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया, इसलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अब आते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। आई होप तुम सब अपनी नोटबुक में लिख रहे होंगे सब चीज़ें, एंड देन बाद में तुम अपने आंसर बताओगे या फिर मार्क्स बताओगे। तो हमारा असर्शन है कि ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल द एवी वॉल्स आर ओपन अलाउिंग ब्लड टू फिल इन द वेंट्रिकल। सही बात है, जब जॉइंट डायस्टोल होता है तब यार जो एवी वॉल्स होते हैं वो ओपन होते हैं, एंड उस टाइम पर जो ब्लड एट्रिया में आ रहा होता है वो देन 70% फिल करता है वेंट्रिकल्स को। देन जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो 30% ऑफ द रिमेनिंग ब्लड वो वेंट्रिकल्स में आता है। तो ठीक बात है, एवी वॉल्स खुले रहते हैं। दिस ओपनिंग occurs because the pressure within the atria which are receiving the blood from the veins falls below the pressure of already filled ventricles। यार ग्रेडियंट क्या होता है, हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है। तो एट्रिया में अगर लो प्रेशर होगा तो वेंट्रिकल्स में कैसे जाएगा, तो इस एट्रिया में हाई प्रेशर होगा तभी तो वेंट्रिकल्स में ब्लड जाएगा। तो इसलिए हमारा सेकंड जो रीज़न है वो गलत है। तो इसलिए ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, तो इसका आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर इस वीडियो के, एंड द क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉर्मल ECG ट्रेसिंग इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है,
अब देखो पढ़ते हैं स्टेटमेंट, द पी वेव रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया विच लीड्स टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, पी वेव जब स्टार्ट होता है तब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन भी स्टार्ट होता है, एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट होता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो सही है, दैट इज इट इज करेक्ट। द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स विच इनिशिएट्स द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सही बात है, जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो एक हार्ट बीट लाइक काइंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल दिखाता है, तो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। The T wave represents the electrical repolarization of the ventricles as they return to a resting state। ठीक है, जो T wave है वो बताते हैं कि ventricles नॉर्मल स्टेट में रिटर्न कर रहे हैं, अपनी वापस से रेस्टिंग स्टेट में रिटर्न कर रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन भी ठीक है। द एंड ऑफ T wave इज सिग्निफिकेंट मार्कर फॉर द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। नहीं, वो एंड ऑफ सिस्टोल बताता है हमें, नॉट डायस्टोल, तो इसलिए इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत है हमारा यार। तो यार इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू टेल योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड वैसे तुम्हें वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। एंड जो बायोएक्स बैच है उसे यार अभी पर जाकर परचेज करो, क्योंकि यार कुछ टाइम में वो उस तो यार इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड आई होप तुम सबको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा होगा, एंड आई वांट कि तुम सब अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिखो, एंड तुम्हें क्वेश्चंस कैसे लगे वो भी कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। एंड यार अभी जाकर बायोएक्स बैच को परचेज करो, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा गोल्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक है, वो एक ऐसा गोल्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक है बायो का, जिसमें यार लाइक हाईली सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो तुम्हें करने ही करने चाहिए फॉर नीट 2026। बाकी अगला चैप्टर हम संडे को लाने वाले हैं, सो कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।